जय हिंद दोस्तों। अच्छी क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब जो था चैप्टर नंबर 1 और 2, चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा डेमोक्रेसी को, किस तरीके से डेमोक्रेसी है वो काम करता है, किसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा साउथ अफ्रीका को, जो साउथ अफ्रीका था इसको हमने देखा, और साथ ही साथ जो इंडियन प्रीएम्बल था ना इसको हमने देखा। अब चैप्टर नंबर जो 3 है यही कंटिन्यू रहेगा चैप्टर नंबर 1 का, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था डेमोक्रेसी किससे हम कहेंगे, क्या डेमोक्रेसी होता है, और इसमें हम देखेंगे डेमोक्रेसी किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे जो डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर आए, किस तरीके से हम लोग इंडिया के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं, इलेक्शंस को, इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो मतलब सबसे पहली हेडिंग है वो ये है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो हमको डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए हमको इलेक्शन क्यों कराना है? क्योंकि अगर आप इलेक्शन कराते हो तो पैसा लगता है, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है, राज्यसभा का इलेक्शन है, फिर एमपीस होते हैं, एमएलएस होते हैं, सीएम पीएम, इतना कुछ होता है, इतना सारा इलेक्शन, मतलब इतना सारा पैसा बर्बाद जाता है एक तरीके से आप कहो। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें हम लोग डेमोक्रेसी के अंदर भी रहे, लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन का जो पैसा है वो बच जाए, इलेक्शन ना हो। तो ऐसा तभी हो सकता है जब जितने भी लोग हैं वो सभी लोग एक साथ बैठ जाएं और साथ बैठकर फैसला करें कि हाँ भाई हमको क्या क्या चीज़ें करनी है। अब देखो खुद ही 135 करोड़ की आबादी है इंडिया की, ये सब लोग एक जगह पर बैठे और उसके बाद फैसला करें, ये तो एक तरीके से इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। और इसी के साथ साथ ना ही हर एक इंसान के पास समय है और ना ही नॉलेज है कि हाँ भैया हम लोग तय कर लेंगे कि देश किस तरीके से चलाया जाएगा, क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगी हमारी, क्या डेवलपमेंट की पॉलिसी से रहेगी हमारी। जिस वजह से एक नया वर्ड लेकर आए हम लोग, यहाँ पर था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी लोग होते हैं देश के अंदर वो सब चुनते हैं एक एमपी को अपने अपने एरिया से, और वही जो एमपी होता है वो चुनता है देश के पीएम को। तो ये जो प्रोसीजर रहता है, और इस सिस्टम की वजह से 135 करोड़ लोग नहीं बैठते हैं जगह पर। इस सिस्टम की वजह से सिर्फ और सिर्फ 500 या फिर 550 जो लोग हैं वो बैठते हैं जगह पर और फिर फैसला करते हैं कि हाँ भैया हमको देश जो है किस तरीके से चलाना रहेगा। चलो ठीक है, एक तरीके से हमारे तो ये भी जो है 135 करोड़ जो लोग नहीं बैठ सकते, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो इंसान एज्ड रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, उसको ना देश का पीएम बना दो, क्योंकि एक्सपीरियंस है उसके पास, देश किस तरह से लाया जाएगा वो उसको आता होगा। तो लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, जिस इंसान का एक्सपीरियंस रहेगा, जिस इंसान का एज रहेगा, उसका एज कितना रहेगा, 70 रहेगा, 80 रहेगा, या फिर किसी केस में 90 भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो एज है ना, इसमें दिक्कत ये है कि जो इतना बूढ़ा आदमी रहता है, क्या पता वो सही से कंट्रोल ना कर पाए देश को, जो देश के युवा हैं उनको ना समझ पाए, और क्या दिमागी रूप से उतना स्टेबल है कि देश को चला सके। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से हम लोग इस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अगला है एजुकेशन और नॉलेज। अब यहाँ पर दिक्कत ये है, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसको तो नहीं मालूम भैया किस तरीके से हम लोग चला के दिखाएंगे, यहाँ पर धूर्तता दिखाएंगे। लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर होता है ना, उसको यही चाहिए कि वो चालाक हो, धूर्त हो। जो देश का पीएम रहता है वो भी ऐसे ही होना चाहिए, चालाक और धूर्त, ताकि जो बाहर के लोगों से मिले, जब चाइना से आदमी आएगा, जापान से आएगा, अमेरिकन से मिले, रशियन से मिलना है, तो इनसे जब मिले ना तो चला के दिखाए कि हाँ भैया समझे वो चीज़ कहना क्या चाह रहा है। अब वो अगर यहाँ पे ज़मीन मांग रहा है यहाँ पे, तो किस लिए मांग रहा है, क्या यहाँ पे अपना एयरबेस तो नहीं बना देगा अपना। तो इन चीज़ों को समझना पड़ता है, जिसके लिए एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, एक धूर्त आदमी चाहिए। तो यहाँ पर एक पढ़ा लिखा आदमी हम नहीं बैठा सकते हैं, चालाक आदमी चाहिए। और जो हमारा एक सिस्टम है ना, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे इलेक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर वो जो कॉम्पिटिशन है, जिस वजह से जो इंसान पीएम बन गया, इसका मतलब साफ है कि वो जो इंसान है वो जो चालाक है दिमाग से, और जो हमारे देश का जो धूर्त आदमी है ना वही वहाँ तक पहुँच सकता है। चलो ठीक है, एक बात समझ गए कि इलेक्शन जो है कराना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग इलेक्शन में वोट डाले क्यों, फ़ायदा क्या है हमको? तो देखो फ़ायदा तो बहुत कुछ है। इससे आप तय करोगे कि कौन लॉ बनाएगा। जो आपने कैंडिडेट को चुना है, जो एमपी बना है, वही तो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, और लॉ तो यही आदमी बनाएगा ना, जो पीएम रहेगा जिसको आपने चुना है, लॉ तो यही समझ के बनाने वाले हैं। तो आपने चुना है अपने आप से कि हाँ भैया आपके ऊपर कौन लॉ बनाएगा, कौन नियम बनाएगा। और क्या होगा, आप चुनोगे कि हाँ भैया कौन मेजर डिसीजंस लेगा देश की तरफ से। अब अमेरिका से हमको दोस्ती की नहीं दुश्मनी करनी है। अब ये बात अगर कांग्रेस मान लो ऐसा बोले कि भैया जो अमेरिका है उससे दोस्ती करना सही नहीं है, रशिया से दोस्ती करो, भैया बीजेपी बोले कि अमेरिका से दोस्ती करते रशिया अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर आप चुनोगे कि हाँ भैया हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो किसके आइडिया पे काम करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग अपने वोट से ये तय कर सकते हैं कि हाँ भैया किसका जो आइडिया है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगला यहाँ पर ये है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एजेंडा होता है, उन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी गाइडेंस होती है, वैल्यूज़ होती है, और उसी वैल्यूज़ के हिसाब से वो लोग लॉस बनाते हैं, गवर्नेंस करते हैं। अगर आप बीजेपी चुनोगे तो उसका अपना कुछ अलग आइडिया रहता है कि हाँ हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, काम नहीं करना है। कांग्रेस का अपना कुछ अलग आइडिया है कि हाँ भैया इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से काम नहीं करेंगे। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी रहेगी, इसका अपना अलग एजेंडा रहेगा। इस तरीके से जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एजेंडा होता है कि हाँ हम इस हिसाब से काम करेंगे, और ये जो हिसाब है इस तरीके से काम करना है, ये हमारे रेंज में नहीं आता है। अब डेमोक्रेसी कहेंगे किसको? चैप्टर नंबर 1 हमने देखा था, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मतलब देश के अंदर जितने भी युवा हैं, मतलब जितने भी 18 और 18 प्लस के लोग हैं,
उन सब के पास एक वोट रहेगा और उसकी वैल्यू भी बराबर रहेगी। जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर हर एक इंसान के पास एक वोट रहेगा यहाँ पर। अगला क्या है, जो इलेक्शंस होंगे वो एक रेगुलर इंटरवल पे होंगे। इंडिया के अंदर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, यूएस के अंदर 4 साल में होते हैं, जो मैक्सिको है वहाँ 6 साल में होते हैं। तो एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन जो है होने चाहिए, ताकि जो इंसान है, जो सिटीजन्स हैं, उनको मौका मिले कि हाँ भाई हमने गलती कर दी पुलिस लिए पीएम से, अब नया पीएम लेकर आएंगे। जो एमपी था हमारे एरिया का सही नहीं था, अब नया एमपी लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जो अपनी गलतियाँ हैं सुधारने का मौका हमको मिल जाता है। अगला यहाँ पर क्या है, जो कैंडिडेट है ना, यहाँ पर वही इलेक्ट होना चाहिए जिसको हमने चुना है। अगर मान लो जैसे पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, परवेज मुशर्रफ था, सही पावर अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ था, जबकि वो एक इलेक्टेड पर्सन था ही नहीं, वो तो आर्मी का आदमी था। तो यहाँ पर ये सिस्टम नहीं होना चाहिए जिस तरीके से इंडिया के अंदर होता है। हमने जिसको वोट दिया वही पीएम बनता है, वही एमपीस बनता है, मेन पावर भी उसी इंसान के हाथ में होती है। तो इसको हम बोलेंगे कि डेमोक्रेसी है। जो इलेक्शन है वो मस्ट बी फ्री एंड फेयर। चाइना के अंदर, मैक्सिको के अंदर एग्जाम्पल है कि वहाँ पे जो इलेक्शन है वो फेयर नहीं होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। लेकिन एक डेमोक्रेसी के अंदर ये दोनों ही चीज़ होने चाहिए। मतलब चार जितने भी चीज़ हैं, जितने फीचर्स हैं, ये सब के सभी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं। तो ये बात तो साफ होगी इस चीज़ से कि जो इलेक्शन है वो तो होना ही होना है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो इलेक्शन होता है ये किस तरीके से कराए हम लोग। क्योंकि अगर आप देखो इलेक्शन चाइना के अंदर, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है, लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज रहती हैं और इस पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से प्रॉब्लम्स भी निकल कर आती है। तो क्या ये पार्टी सही है, पार्टी सिस्टम की कॉम्पिटिशन रहेगा, या फिर चाइना जैसा कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। तो देखो सीधा सीधा एनसीईआरटी बोलता है कि अगर कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो यहाँ पर जो इलेक्शन है वो बन जाएगा पॉइंटलेस। क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज रहती है, वो सारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सभी लोग जितने भी पार्टीज हैं ये अपने मैनिफेस्टो जारी करती है। इसमें लिखा होता है कि हाँ ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अलग अलग मैनिफेस्टो होता है, ताकि जो लोग हैं वो चुन सकें हाँ भैया हम कौन सी पार्टी को लेकर यहाँ पर आएंगे। लेकिन जो चाइना में होगा, कम्युनिस्ट पार्टी होगा, इलेक्शन तो होंगे हर 5 साल में, लेकिन कोई मैनिफेस्टो नहीं होगा, कोई वादा नहीं होगा। वादा पूरा हो ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई वादा तक नहीं होता है, जिस वजह से कोई मोटिव नहीं होता कि हाँ भैया हम लोग ये काम करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, सीधा आओ हमारे पैसा छापो और जेब भरो। इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर रहता है। चाइना एक यूनिक एग्जांपल है। चाइना है वो ग्रो कर गया इस आइडिया की वजह से, लेकिन कई सारे ऐसे देश है जो इस आइडिया को फॉलो करने के बाद बर्बाद हो गए हैं। नॉर्थ कोरिया भी ऐसा ही एक एग्जांपल है, जहाँ पे ऐसा ही गवर्नेंस सिस्टम है, एक सिर्फ पार्टी रहती है कम्युनिस्ट पार्टी, वो रूल कर रही है और पूरा बर्बाद कर रही है। लेकिन अगर कंपटीशन होता है ना तो इस वजह से प्रॉब्लम निकल कर आती है। पहला यहाँ पर प्रॉब्लम है डिसयूनिटी। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वहाँ पर वो लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, जाति इस्तेमाल करते हैं, धर्म इस्तेमाल करते हैं, कई बार भाषा भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज़ें रहती हैं ये देश के अंदर एक भेदभाव पैदा करती है कि हाँ भैया मैं इस धर्म से हूँ या तुम उस जाति से हो, या फिर भाषा का हो जाता है। तो इस वजह से देश जो है वो डिसयूनिटी हो सकती है देश के अंदर। और यहाँ पे होता है एलिगेशन, मतलब जो ब्लेम गेम होता है कि देखो भैया वो पार्टी पावर में थी, उसने किया ही नहीं, हम भी तो नहीं कर पाए, तो क्या बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो ब्लेम गेम है ना वो ही चलती जाती है, डेवलपमेंट कम होता है। अगला है डर्टी ट्रिक्स। जीतना यहाँ पर जो है वो सब कुछ है, तो जीतने के लिए जो नेता होता है वो कुछ भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। अगला है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के ऊपर ध्यान नहीं होता है कि हाँ भैया मेरे को अपने भारत को जो 2030 है ना वहाँ तक कैसा बनाना है, कोई प्लान नहीं इससे लेकर। सिर्फ और सिर्फ प्लान क्या होता है, अगले 5 साल में इलेक्शन है तो यहाँ पर सिस्टम किस तरीके से 3 साल मौज करो, 2 साल जो है वो रोड बना दो, नाला बना दो और हम जीत जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आज की तारीख में काम होता है। और इससे एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ना इतना ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन हो गया है, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज आ गई है, चालाक लोग आ गए हैं, जिस वजह से जितने भी अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर आए, अपने कंट्री को सर्व करें, देश की सेवा करें। लेकिन ऐसा जो दंगल बन गया है, जो एरिना है ना, इतना मुश्किल है कि यहाँ कोई भी अच्छा इंसान टिक नहीं पाता है, यहाँ पर अच्छा इंसान जो काम नहीं कर सकता है। तो ये बात तो साफ होगी, जो इलेक्शन है वो होगा ही होगा, इलेक्शन की जो कंपटीशन है वो कंपटीशन होगा ही होगा। लेकिन जो इलेक्शन का जो सिस्टम रहेगा वो सिस्टम किस तरीके का रहेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होता है यूएस के अंदर होता है, कनाडा के अंदर होता है, यूरोप के अंदर होता है। तो इंडिया में हम किस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है वो किस तरीके से काम करेगा, इन चीज़ों को देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे अंदर लोकसभा, विधानसभा को कहा जाता है। अब यहाँ पर हर 5 साल के अंदर इलेक्शन जो है यहाँ पर होता है, और ये जो इलेक्शन होता है इसको कहा जाता है जनरल इलेक्शन। और हर 5 साल बाद ये जो लोकसभा होती है, विधानसभा होती है, ये हो जाता है डिसॉल्व। किस तरीके से होता है इससे देखते हैं। अब मान लो 2014 में इलेक्शन हुए, 2014 में हुए थे इलेक्शन, यहाँ पर जो इलेक्शन हुए कौन जीता, बीजेपी जीती। तो यहाँ पर जब अगला इलेक्शन होता है 2019 के अंदर, तो यहाँ पर इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद में अंतर होता है। अब यहाँ पे जो बीजेपी थे गवर्न किया 2019 तक, फिर 2019 में इलेक्शन से पहले जितना भी कुछ था पावर वावर सब चला गया यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के हाथ में। और यहाँ पर
जो गवर्नमेंट थी वो हो गई डिसॉल्व। अब यहाँ पर ना ही कोई प्राइम मिनिस्टर है, ना ही कोई एमपी है देश का, यहाँ पर जितना भी कुछ कर रही है वो प्रेसिडेंट कर रहा है और जो इलेक्शन कमीशन है वो कर रहा है। और जब दोबारा इलेक्शन होगी तो जो नई गवर्नमेंट आएगी, यहाँ पर नई गवर्नमेंट आएगी दोबारा बीजेपी, तो दोबारा से बीजेपी जो है संकल्प लेगी कि हाँ भैया ओथ जो होता है ओथ सेरेमनी वो करेगी, दोबारा से पावर में आ जाएगी। तो बीच में एक फेस ऐसा भी आता है जब जैसे कोई पीएम नहीं होता है, कोई एमपी नहीं होता है। अब एक बार होता है बाई इलेक्शन, हमने देख लिया जनरल इलेक्शन क्या होता है, एक होता है बाई इलेक्शन। इसमें क्या होता है, पूरे देश के अंदर कुल मिलाकर 543 सीट्स हैं। अब इस सीट्स के अंदर मान लो एक जो इंसान है, एक जो एमपी था वो मर गया किसी कारणवश, या फिर उसने रिजाइन कर दिया कि भैया मैं काम अब नहीं करूंगा, तो अब यहाँ पर जो एक्टिवली काम कर रहे हैं वो है 542 एमपीज। लेकिन जो एक सीट है, एक जो एरिया है वहाँ पर कोई एमपी नहीं है, लेकिन यहाँ से एमपी तो चाहिए ना, रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कराएंगे सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, पूरे देश के अंदर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ छोटे से एरिया के अंदर होगा, उसको हम बोलते हैं बाई इलेक्शन, ताकि जो खाली सीट है वहाँ पर वो खाली वैकेंसी है उसको हम लोग फिल कर सके। अगली हेडिंग है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब इसके अंदर क्या होता है ना, इलेक्शन किस तरीके से होता है। अब जो पूरा देश रहता है उसको डिवाइड किया जाता है कई हिस्सों के अंदर। अब जितने भी वो हिस्से होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब यहाँ से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक एमपी निकल कर आता है और एरिया के जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब लोग जो होते हैं वोट डालते हैं अपने कैंडिडेट के लिए, अपने एरिया के एमपी के लिए। अब जो दिल्ली है यहाँ पर 71 जो सीट्स हैं वो है। अभी जो दिल्ली है इसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है पॉपुलेशन के हिसाब से, और हर एक एरिया के अंदर लगभग जो पॉपुलेशन है वो बराबर है। तो जितने भी एरियाज है ना, यहाँ से हर एक पॉलिटिकल पार्टी, जो बीजेपी हो गई वो हो गई, जो कांग्रेस हो गई, यहाँ पर ये कांग्रेस आ गई, जो आप है वो पॉलिटिकल पार्टी, और जितनी भी ईटीसी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब की सब यहाँ पर आ गई, और सबने अपना जो यहाँ पर कैंडिडेट है खड़ा कर दिया। अब जो लोग हैं यहाँ पर चुनते हैं कि हाँ भैया हम वोट किसको देंगे, इसको 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 यहाँ इसको किसको वोट हम लोग देंगे। और जहाँ पर और पूरे दिल्ली का मिलाकर अगर यहाँ पर 71 सीट्स है तो 50% यहाँ पर और +1, तो जो इतना सीट्स जीत लेगा यहाँ पर वो यहाँ पर बन जाएगा यहाँ का सीएम। और ये एग्जांपल था दिल्ली का, और पूरे देश के अंदर भी इसी तरीके से यहाँ पर एमपी आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर चुन जाते हैं, इस तरीके से पूरे देश के अंदर भी होता है। तो जो अगला लाइन है वो भी यही है, 543 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं, हर एक एरिया से एक एमपी निकल कर आता है, जो एमपी भारत में जाके पीएम को चुनता है। और यहाँ पे जितने भी एरिया होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, उन सब में जो पॉपुलेशन है वो रफली इक्वल होती है, और हर एक इंसान के पास यहाँ पे जो वोट आता है वो इक्वल होता है, वैल्यू उसकी इक्वल होती है। यही चीज़ एकदम जो हमने पूरी कंट्री में की वो करते हैं स्टेट के अंदर, इसको बोलते हैं हम एमएलए बोलते हैं। और ये जो इंसान रहता है एमएलए, इसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर भी अलग अलग एरिया बांटे जाते हैं, इलेक्शन होते हैं, जितने भी एमपीस आते हैं, एमएलएस आते हैं, ये सब चुनते हैं सीएम को, देश के मतलब अपने स्टेट के सीएम को चुनते हैं। वैसे ही बिल्कुल सेम हम करते हैं यहाँ पर, जो लोकल होता है, जो थर्ड टियर होता है गवर्नेंस, वहाँ पर अलग अलग एरियाज होते हैं, उसको बोलते हैं वार्ड, और ये सब लोग चुनते हैं मिलकर अपने प्रधान को, या फिर जो सरपंच होता है उसको चुनते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ही पूरे देश के अंदर, चाहे वो लोकल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, सेंट्रल लेवल पर हो, इस तरीके से पूरा इलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर एक और नई चीज़ वो है, यहाँ पर नई चीज़ क्या है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। कुछ ऐसे एरियाज भी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एससी नहीं तो एसटी के ही कैंडिडेट यहाँ पर जो है एमपी या फिर एमएलए बन सकते हैं। उसका पीछे कारण ये है कि कुछ हमारे देश के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको दबाया गया है, कुचला गया, जो वीकर सेक्शन है ना, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर वो यहाँ पर आए। क्योंकि ये जो लोग हैं जो SC ST में आते हैं ना, इन लोगों को स्कूल में बैठने देते थे, क्लास से बाहर बैठाते थे, जमीन में बैठाते थे, जैसे स्टीम मिल से पानी नहीं पी सकते थे। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इन लोगों ने फेस की है, तो लोग जानते हैं कि जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है कोई और बच्चा फेस ना करे, ये चीज़ें तकलीफ जानते हैं। इस वजह से लोग यहाँ पर पावर में आएंगे ताकि अपनी जो बात है यहाँ पर रख सके कि हाँ भैया यहाँ पर हो। और रिजर्व कॉन्सेप्ट देने का कारण ये था कि इनके पास ना ही रिसोर्सेज है, ना ही एजुकेशन है, और ना ही कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बेसिस पे ये लोग खुद से आ सके। और इसी वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे ना, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, कुछ स्टेट्स ऐसे बना दिए, कुछ एरियाज ऐसे बना दिए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही जो लोग हैं SCs वाले STs वाले जो हैं यहाँ पर यही MPs बन सकते हैं। लेकिन जो वोट है वो सभी डालेगा, जो जनरल का आदमी होगा वही वोट डालेगा, जो यहाँ पर तो SC ST सिर्फ हिंदूज में होते हैं, जो मुस्लिम रहेगा, जो क्रिश्चियन रहेगा वो भी यहाँ पे वोट डाल सकता है, राइट टू वोट उसके पास भी रहेगा। अभी यहाँ पे क्या चीज़ है, जो हमारा MP है, मान लो हमने उसको वोट दिया और हमने बोल दिया भैया देखो हमारे जो रोड है ये टूटी पड़ी है, रोड बेकार है, जाओ वहाँ पर MP पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठो और वो हमारी बात को वहाँ पे जाकर रख देना। लेकिन अगर वो हमारी बात को नहीं रखता है तो क्या होगा, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेकार हो जाएगा, लेस रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी हो जाएगी, कंट्री हो जाएगा, जो लेस डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाएगा, जिस वजह से जो हमारे देश की डेवलपमेंट है वो धीरे हो जाएगी। लेकिन ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, 450 550 के आसपास मेंबर्स है, एक ना एक आदमी तो ईमानदार होगा ही होगा, और वही
वही जो एक आदमी ईमानदार होगा ना, उसी की वजह से जो देश है आज तक यहाँ तक पहुँच गया है। अब क्या होता है, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर 84 जो सीट्स है रिजर्व किए गए हैं फॉर दी SCs, 47 जो सीट्स है वो STs के लिए रिजर्व किए गए हैं। लेकिन जो लोकल लेवल है ना, वहाँ पर OBC को भी रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन ये वेरी करता है ऑन द स्टेट्स। किसी स्टेट में ज़्यादा होता है सीट्स, किसी में कम होता है, वो जो पॉपुलेशन हिसाब से जो चीज़ें हैं वेरी कर सकती है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व की गई है फॉर द वुमेन कैंडिडेट इन द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नेंस। यहाँ पर जो MCD होता है, जो लोकल जो पंचायत होता है, यहाँ पर जो सीट्स हैं वो रिजर्व की गई है फॉर दी वुमेन 1/3, ताकि जो वुमेन है अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके कि हाँ भैया हमारी जो बात है यहाँ तक यहाँ पहुँचनी चाहिए, हमारी जो डिमांड है यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, ताकि फुलफिल भी हो सके। और यही बिल रखा गया था लोकसभा के लिए भी, लेकिन यहाँ पर लोकसभा के अंदर ये बिल पास नहीं हो पाया। अब यहाँ पर ही कुछ जो लिस्ट है ये बढ़ गई है। यहाँ पर तेलंगाना एक नया स्टेट बना है, और जो ये जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये UT बना है। तो यहाँ पर जो लिस्ट है ये चेंज हो चुकी है, NCERT बुक के अंदर ये पुराना ही है, तो यहाँ पर अपडेट करना तो कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।